ओके फिशमेट्स, आओ हम चलते हैं डॉक्टर फिशबोन और उनकी असिस्टेंट पीवी के साथ। जाएंगे वो 7 समंदर पार करने वाले हैं समुद्री जीवों की तलाश, ढूंढने नए नए जीवों को और लिखेंगे अपने बेस्टियोपीडिया ओशन गाइड में उनके ब्योरों को। क्या आपको लगता है हमारी रिसर्च पूरी हो जाएगी? शायद नहीं पीवी, अब तक तो लाखों सी क्रीचर्स और प्लांट स्पीशीज को मैं कैटलॉग कर चुका हूँ, मगर रोज और नया ही कोई मिल जाता है। वो कहते हैं ना पीवी, समंदर में मछलियाँ ही मछलियाँ होती हैं, तुमने सुना तो होगा ना। हम वहाँ तक पहुँच गए क्या डॉक्टर फिशबोन? पेशेंस पीवी, पेशेंस। मगर हम जा कहाँ रहे हैं? आज हम पानी के नीचे रहने वाले उन क्रीचर्स से मिलने जा रहे हैं जो हवाई नाम की एक बड़ी खास जगह पर रहते हैं। तुम उसे बिग आइलैंड भी कह सकते हो पीवी। हवाई? वो कहाँ है? ओह हवाई अमेरिका में एक राज्य है जो पैसिफिक ओशन में बसा है। वो अमेरिका का सदर्न मोस्ट राज्य है और आइलैंड्स, रीफ्स और शोल्स से बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है वो। तब तो हमें वहाँ अपनी बेस्टियोपीडिया के लिए काफी क्रीचर्स मिल जाएंगे, है ना? तभी तो वहाँ हम जा रहे हैं। मुझे हवाई के बारे में और बताइए। उसके मेन आइलैंड्स है माउई, मोलोकाई, लनाई, ओहायू, कुआई, नियाऊ और हाँ हवाई का बिग आइलैंड जहाँ हम अभी इसी वक्त जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कई और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनकी वजह से हवाई दुनिया में सबसे बड़ा ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स या आइलैंड चेन है। ये जगह तो बहुत सुंदर है। यहाँ का पानी बिल्कुल साफ है और ढेर सारे कोरल और एल्गी भी हैं। हवाई अपने खूबसूरत बीचेस, अंडर वाटर कोरल रीफ्स और कोव्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। चलो चलो देखते हैं। हम यहाँ पानी के नीचे रहने वाला कौन सा जीव देखने आए हैं डॉक्टर फिशबोन? ऊपर देखा, नीचे देखा, देखा है हर ओर। मुझे तलाश है यहाँ एक सी टर्टल की। वो देखिए, कहीं उसकी तो नहीं? हाँ वही है पीवी, वो एक ग्रीन सी टर्टल है। सी टर्टल्स रेप्टाइल होते हैं। रेप्टाइल मतलब? तुम देख रही हो ना वो टर्टल किस तरह से पानी में तैरने के लिए अपने फ्लिपर आर्म्स चला रहा है। उसकी स्किन के टेक्सचर को देखो, वो काफी बम्पी है। उसकी वजह से ये स्किनी स्केली है। वो हवा में सांस लेते हैं और अंडे देते हैं। मगर वो अपने पेट पर क्या लाद कर घूम रहा है? वो उसका शेल है। टर्टल्स का शेल काफी मजबूत होता है और बोन्स का बना होता है जो उनकी हिफाजत करता है। तब तो उन्हें कोई खा भी नहीं पाता होगा। नहीं, वो टर्टल को शिकारियों से बचाता भी है। तो फिर टर्टल्स क्या खाते हैं? ग्रीन सी टर्टल्स आमतौर पर तो सी ग्रास जैसे प्लांट्स ही खाते हैं, लेकिन उन्हें जेलीफिश भी बहुत पसंद होती हैं। फिश स्टिक्स। मुझे टर्टल्स के बारे में और बताइए डॉक्टर फिशबोन। सी टर्टल्स काफी बड़े हो सकते हैं और वो बड़े लंबे समय से इस दुनिया में हैं। वो तब भी थे जब डायनासोर्स इस दुनिया में थे। सुपर फिश फिन, ओह कमाल की बात है। अच्छा, टर्टल समंदर में कब तक जिंदा रह सकते हैं? कुछ टर्टल्स तो 100 साल तक जिंदा रहते हैं, सच में। चलिए अब हम दूसरे सी एनिमल पर चलते हैं डॉक्टर फिशबोन। वो कौन सा एनिमल है? एक बड़ा ही कॉमन क्रीचर लेकिन बहुत ही खूबसूरत। हम देखने वाले हैं येलो टैंग मछली को। हाँ। अच्छा, येलो टैंग देखने में कैसी होती है डॉक्टर फिशबोन? येलो टैंक्स की सबसे बड़ी खूबी होती है उनका खूबसूरत और चटक पीला रंग। रुको, मुझे वहाँ एक दिख रही है। हाँ, एक बात और है, येलो टैंक का चटक पीला रंग रात के समय थोड़ा डिम हो जाता है और उनकी हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप नजर आने लगती है, कुछ इस तरह। देखो कितनी सुंदर लग रही है ना? लेकिन रात में उनका रंग क्यों बदल जाता है? उसकी सबसे बड़ी वजह है शिकारियों की नजरों से बचना। समझ गई? ये तो बहुत अच्छा तरीका है। उसके करीब मत जाना पीवी। येलो टैंक की पूंछ पर दोनों तरफ बड़े ही नुकीले कांटे होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो फौरन उनसे किसी पर भी हमला कर देती हैं। अच्छा किया जो आपने बता दिया, मैं नहीं जानती थी। अच्छा, येलो टैंक खाती क्या है? येलो टैंक फिश को सीवीड
सीवीड, एल्गी और दूसरे प्लांट्स पसंद हैं। उन्हें एल्गी इतनी पसंद है कि वो टर्टल्स के शेल्स पर से भी उसे खा लेती हैं। वो इस सी क्रीचर को देखिए तो जरा। वो पफर फिश है। दिखने में बहुत ही बड़ी, शांत और क्यूट लगती है। उसके पास मत जाना। अगर उसे लगा कि तुमसे उसे खतरा है तो वो अपने शरीर को फुलाकर कई गुना बड़ा कर लेगी। देखना है तुम्हें तो देखो। वाह क्या बात है। कुछ पफर फिश या ब्लोफिश, हाँ उन्हें ब्लोफिश भी कहते हैं, उनकी स्किन पर बड़े ही नुकीले और खतरनाक कांटे होते हैं। तो कुछ की स्किन बड़ी चिपचिपी होती है, लेकिन ये सब अपने दुश्मन को भगाने के लिए। फिश मेनिया, मुझे उनके बारे में और बताइए ना डॉक्टर फिशबोन। ये पफर फिश खाते क्या है? पफर फिश ओमनिवोर्स होती हैं, इसलिए वो एल्गी जैसे प्लांट्स और शेलफिश जैसी मछलियाँ दोनों ही खाती हैं। पफर फिश की एक बड़ी खूबी ये है कि उसके दांत काफी बड़े और नुकीले होते हैं, जिनसे वो क्लैम्स, श्रिम्प और म्यूसल्स के शेल्स को भी तोड़ देती हैं बड़ी आसानी से। ये तो हमारी अंडर वाटर बीस्टियोपीडिया के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हाँ हाँ बिल्कुल। वो देखिए कितना सुंदर सी क्रीचर है डॉक्टर फिशबोन। हाँ वो एक क्लाउन फिश है पीवी। अरे वाह, वो तो बहुत सुंदर है। बहुत ज्यादा। कई बार इन्हें एनेमनी फिश भी कहते हैं, क्योंकि इनका सी एनेमनी के साथ बड़ा गहरा रिश्ता होता है। इनके शरीर पर स्लीमी म्यूकस की एक परत होती है, जिससे ये सी एनेमनी के जहरीले डंक से बची रहती हैं। क्या 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 कहा आपने? सी एनेमनी? सी एनेमनी, एनेमनी वो एक मछली खाने वाला जीव होता है जो दिखने में प्लांट जैसा लगता है। वो अपने जहरीले टेंटेकल से अपने शिकार को पकड़कर खा जाता है। अमेजिंग। पता है पीवी, क्लाउन फिश तैरने में ज्यादा माहिर नहीं होती हैं। वो एनेमनीज के बीच रहती हैं, इसलिए दूसरे शिकारियों से बची रहती हैं। दूसरी मछलियाँ या तो दूसरे सी एनिमल्स जो क्लाउन फिश को खाना चाहते हैं वो उसे नहीं खा पाते, क्योंकि उनके करीब जाते ही वो जहरीले डंक का शिकार बन जाती हैं। वो क्लाउन फिश की हिफाजत करते हैं और उसके बदले क्लाउन फिश उन सी एनिमनीज के ऊपर मौजूद पैरासाइट्स को खा जाती हैं। ये तो आपने बहुत काम की बात बताई है। क्लाउन फिश से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो सब जन्म के समय मेल होते हैं। अगर लीड फीमेल की मौत हो जाती है और उनके झुंड को एक दूसरी फीमेल की जरूरत पड़ती है तो सबसे बड़ा मेल ही फीमेल बन जाता है। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, क्लाउन फिश क्या खाती है? क्लाउन फिश प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही खाती हैं। वो एनिमनीज के शरीर पर से सिर्फ सफाई ही नहीं करती, डेड टेंटेकल्स भी खाती हैं, बल्कि श्रिम्प्स और कई दूसरे प्लैंकटन्स भी खाती हैं। सच में हवाई के बिग आइलैंड सी में एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग सी क्रीचर्स रहते हैं डॉक्टर फिशबोन। हाँ ये तो बात सही है पीवी, इंटरेस्टिंग सी क्रीचर्स तो रहते ही हैं। लेकिन अब तुम अपने फिन्स तैयार कर लो पीवी, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पर, बेलीज। ओह ये मुझे जल्दी से वहाँ पहुँचना है। तो फिर चलो मेरे साथ पीवी, हम समंदर में कई और एडवेंचर्स करने वाले हैं। चलो। अहोय फिशमेट्स, आओ हम चलते हैं डॉक्टर फिशबोन और उनकी असिस्टेंट पीवी के साथ। जाएंगे वो 7 समंदर पार करने वाले हैं समुद्री जीवों की तलाश, ढूंढने नए नए जीवों को, और लिखेंगे अपने बेस्टियोपीडिया ओशन गाइड में उनके ब्यूरो को। क्या आपको लगता है कि हमारी रिसर्च पूरी हो जाएगी डॉक्टर? शायद नहीं पीवी। मैं अब तक लाखों सी क्रीचर्स और प्लांट स्पीशीज को कैटलॉग कर चुका हूँ, मगर रोज कोई और नया मिल ही जाता है। और एक बात सुन लो, ये समंदर बहुत बड़ा है और मेरा पैन भी बहुत बड़ा है। ये कह लो, या फिर अब पैन बहुत बड़ा है और ये समंदर भी बहुत ज्यादा विशाल है। जो ठीक लगे वो कह सकते हो। क्या हम वहाँ पहुँच गए हैं डॉक्टर फिशबोन? पेशेंस पीवी, वहाँ तक पहुँचने में हमें अभी और थोड़ा समय लगने वाला है।
मगर हम जा कहाँ रहे हैं? आज हम कुछ ऐसे अंडर वाटर क्रीचर्स से मिलने जा रहे हैं जो एक बड़ी ही खूबसूरत जगह में रहते हैं। उस जगह का नाम है बेलीज। बिलीज? वो कहाँ है? बेलीज सेंट्रल अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर बसा एक छोटा सा देश है, जिसके ईस्ट में कैरिबियन सागर है तो वेस्ट में घने जंगल। वहीं है विशाल बेलीज बैरियर रीफ, जहाँ के सैकड़ों छोटे छोटे लो लाइंग आइलैंड्स पर तरह तरह के समुद्री जीव भी रहते हैं। सुनकर तो यही लग रहा है कि वहाँ हमारी बीस्टियोपीडिया के लिए काफी नए क्रीचर्स मिलेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। बिलीज के बारे में और कुछ बताइए डॉक्टर। जरूर बताऊंगा। पूरे सेंट्रल अमेरिका में बेलीज सबसे कम आबादी वाला देश है, जहाँ कई कल्चर्स हैं और कई भाषाएं बोली जाती हैं। और वहाँ काफी सबमरीन स्पीशीज है और वहाँ के इकोसिस्टम्स इतने डाइवर्स हैं कि वो ग्लोबल मरीन बायोलॉजी के लिए एक बहुत अहम जगह है। बहुत ही सुंदर जगह है, साफ सुथरा पानी, खूबसूरत आसमान, बहुत ही क्लासिक जगह। बेलीज अपने खूबसूरत बीचेस, अंडर वाटर कोरल रीफ्स और कोस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। चलो चलकर देखते हैं। यहाँ किस खास जीव की तलाश में आए हैं डॉक्टर फिशबोन? बैराकूडा पीवी। यहाँ मुझे तलाश है बैराकूडा मछली की। ये बैराकूडा मछली दिखने में कैसी होती है डॉक्टर फिशबोन? वो एक रेफिंड मछली होती है जो अपने लंबे साइज, खतरनाक अपीयरेंसेस और वायलेंट बिहेवियर के लिए जानी जाती है। और बैराकूडा दिखने में सांप जैसी होती है और उसके सांप जैसे दांत उसके बड़े बड़े जबड़ों के सॉकेट्स में सेट होते हैं। उनका सिर बहुत ज्यादा बड़ा और पॉइंटेड होता है और उनमें से कई मुंह पर काटने का जख्म साफ नजर आता है। बैराकूडा का रंग ग्रे, ग्रीन, ब्लू या व्हाइट होता है और उनका शरीर काफी चमकदार होता है और पेट बिल्कुल सफेद। वो रुको, मुझे एक दिख रही है, देखो वहाँ। वो बैराकूडा की एक बड़ी खूबसूरत बात ये होती है कि वो अकेली ही रहती हैं और वो दूसरी मछलियों का ही शिकार करती हैं, जिनमें से कई तो उसके जितनी ही लंबी होती हैं। छोटे शिकारी तो काट कर वो मार देती है और खा भी लेती हैं, जबकि बड़े शिकार के वो तब तक टुकड़े करती रहती हैं जब तक उसका शिकार मुकाबला करना छोड़ नहीं देता। ये तरीका है बेरहमी भरा, लेकिन इसी तरह बैराकूडा को खाना भी मिल जाता है। कैसा लगा तरीका? वाह, बैराकूडास तो बड़ी खतरनाक मछलियाँ हैं। अच्छा, वो खाती क्या है? वो तरह तरह के समुद्री जीव खाती रहती हैं पीवी। जैक्स, ग्रंट्स, ग्रुपर, स्नैपर, टूना, मलट, कील फिशेस, हेरिंग और एंचोवीज। उन बेचारे जीवों की किस्मत ही खराब होती है जो के रास्ते में आ जाती हैं। उन्हें जो भी मिल जाती हैं वो खा लेती हैं और कई बार तो स्विमर्स को भी वो शिकार समझ लेती हैं। ऐसा होने पर बैराकूडा उस स्विमर्स का दूर तक पीछा करती हैं, इसी उम्मीद में कि शायद उसके शिकार से उसे बचा कुचा कुछ खाना मिल जाए। वो उसका पीछा करती ही रहती हैं। ओह, बड़ी कमाल की मछली है। हाँ, वो तो है। जब बैराकूडा अपने शिकार का पीछा करती हैं, तो वो 36 माइल पर आवर तक की स्पीड से तैर सकती हैं। कितनी तेज है ना? अरे वाह, बहुत तेज होती है। मुझे नहीं पता था। क्या बैराकूडा का कोई शिकार भी करता है? मछुआरे उन्हें पकड़ते हैं? वो भी काफी बड़ी होती हैं, इसलिए बैराकूडा को भी शार्क्स और किलर व्हेल से काफी खतरा होता है। और हाँ पीवी, इंसानों से भी उसे खतरा महसूस होता है। दुनिया भर में बैराकूडा को खाने के लिए मारा जाता है, मगर उसका बुरा असर भी हो रहा है। अब बैराकूडा खाने से लोग सिगुआटेरा पॉइजनिंग का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि इस ट्रॉपिकल मछली के टिश्यूज में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और सिगुआटेरा के लक्षण कुछ हफ्तों से लेकर कई साल तक नजर आते रहते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इससे छुटकारा मिल जाता है। चलिए अब हम अगले सी एनिमल को देखते हैं डॉक्टर फिशबोन। वो कौन सा जीव है? मैंने ऊपर ढूंढा, मैंने नीचे ढूंढा, अब मैं ढूंढ रहा हूँ एंजल फिश को। समझ गई? वो देखिए, कहीं वही तो नहीं?
तुम्हारी नजरें बहुत तेज है पीवी। वही है एंजल फिश। उसकी सबसे बड़ी पहचान है उसके कलरफुल स्ट्राइप्स, राउंड बॉडी और लंबे लंबे फिन्स। मरीन एंजल फिश का रंग रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो होता है और उनके शरीर पर ब्राइट मार्किंग्स और स्ट्राइप्स होती हैं। क्या मेल और फीमेल एंजल फिश एक दूसरे से अलग होती हैं? अच्छा सवाल है पीवी। सच तो ये है कि मेल और फीमेल एंजल फिश दोनों ही साइज और कलरिंग में एक जैसे होते हैं, इसीलिए मेल और फीमेल में अंतर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसका पता तब लगता है जब फीमेल अंडे देने वाली होती है। उस वक्त उसके वेंट्रल फिन के पीछे मौजूद थैली काफी बड़ी हो जाती है। सिर्फ तभी उन दोनों में फर्क किया जा सकता है, मगर इसकी भी 100% गारंटी नहीं होती है। एंजल फिश बड़ी ट्रिकी होती है। अच्छा, इन खूबसूरत स्ट्राइप्स और इन चटक रंगों की कोई खास वजह होती है? एंजल फिश अपनी इसी कलर्ड बॉडी की मदद से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं और अपनी उन कैमोफ्लेजिंग स्ट्राइप्स की मदद से वो अपने पसंदीदा शिकार पर छिपकर हमला भी करती हैं, खासकर छोटी मछलियों और मैक्रो इनवर्टिब्रेट्स पर। मैक्रो इनवर्टिब्रेट्स, अब ये क्या होता है बताइए तो। ओहो, मैक्रो इनवर्टिब्रेट्स उस स्पीशीज के बड़े ही छोटे जीव होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम्स या स्पाइन्स नहीं होते, जैसे कि मसल्स, क्लैम्स, स्पंज और जेलीफिश। हाँ, एंजल फिश उन जीवों को बड़े चाव से खाती है। हाँ, क्या बात है, वाओ। एंजल फिश की 85 से ज्यादा स्पीशीज होती हैं और ये सभी अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन की गर्म और छिछले पानी में रहती हैं। अच्छा, एंजल फिश कितनी बड़ी हो सकती हैं डॉक्टर? ऑन एवरेज एक एंजल फिश बड़ी होने पर अपनी स्पीशीज के हिसाब से 2 से 24 इंच तक की हो सकती है। फिश स्टिक्स, मुझे एंजल फिश के बारे में और बताइए डॉक्टर फिशबोन। ओ जरूर। इन खूबसूरत मछलियों की एक बड़ी खूबी ये है कि इनकी कुछ स्पीशीज मोनोगमस होती हैं, यानी कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही साथी के साथ बिता देती हैं, जबकि कुछ स्पीशीज हरम में रहती हैं जिनमें कई फीमेल्स के साथ सिर्फ एक ही मेल रहता है। सुपर फिश फिन, बड़ी गजब की बात है। अच्छा, एंजल फिश की उम्र कितनी होती है डॉक्टर फिशबोन? एंजल फिश को अगर कैप्टिविटी में अच्छी कंडीशंस में रखा जाए तो वो 15 साल तक जिंदा रह सकती हैं। 15 साल। वाह, क्या बात है। वो उस सी क्रीचर को देखिए जरा। हाँ, यूनिक है ना। वो सी हॉर्स है। ओह, क्या सच में? मुझे उनके बारे में और जानना है, बताइए ना डॉक्टर फिशबोन। सी हॉर्स असल में हिप्पोकैम्पस जीनस की 54 छोटी मछलियां कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस लिया गया है ग्रीक शब्द हिप्पो से, जिसका मतलब होता है हॉर्स, और कैंपस जिसका मतलब होता है सी मॉन्स्टर। ड्रैगन मेनिया। हॉर्सेस तो काफी बड़े होते हैं, क्या सी हॉर्सेस भी लैंड हॉर्सेस जितने बड़े होते हैं? नहीं पीवी, बिल्कुल भी नहीं। सी हॉर्स तो मुश्किल से आधा इंच से 14 इंच तक के होते हैं और एक सी हॉर्स और लैंड हॉर्स साइज में ज्यादा फर्क नहीं होता है। और हाँ, सी हॉर्स की एक बड़ी खूबी होती है उनका रिप्रोडक्टिव रोल रिवर्सल। मीटिंग के बाद फीमेल सी हॉर्स अपने सारे अंडे मेल के वेंट्रल पाउच में डाल देती है। ये है पते की बात। इसके बाद वही उन अंडों को 9 से 45 दिनों तक रखता है और फिर 100 से 1000 तक बच्चों को जन्म देता है। बहुत अद्भुत बात है। ये तो हमारी अंडर वाटर बीस्टियोपीडिया के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हाँ हाँ, बिल्कुल है। ओह, वो देखिए कितना सुंदर सी क्रीचर है डॉक्टर फिशबोन। हाँ, वो तो ट्रिगर फिश है पीवी। बहुत सुंदर है। बिल्कुल है। वो छिछले पानी में रहती हैं, खासकर कोरल रीफ्स के आसपास। और ट्रिगर फिश आमतौर पर बहुत ही चटक रंग की होती हैं और बहुत ही गुस्सैल भी। कभी ट्रिगर फिश से पंगा मत लेना। मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है डॉक्टर, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। क्या ट्रिगर फिश हमेशा गुस्से में रहती है? नहीं, ट्रिगर फिश इतनी भी गुस्सैल नहीं होती है पीवी, बल्कि सच तो ये है कि वो बड़ी ही समझदार होती हैं और रिसर्च से पता लगा है कि वो अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से कुछ न कुछ नया सीखती हैं। ऐसा बहुत ही कम मछलियों में देखा जाता है, बहुत ही कम।
अमेजिंग। हाँ वो तो है, और हाँ उनका एक नाम बाकी मछलियों से ज्यादा ही टेढ़ा भी होता है। ओह, आप मुझे उसका वो नाम बताएंगे डॉक्टर? जरूर बता सकता हूँ। हवाई में ट्रिगर फिश को कहते हैं हुमा हुमा नुका नुका कुआ पुआ, और तो और वो हवाई की ऑफिशियल स्टेट फिश भी हैं। ओहो, ये तो आपने बहुत बड़ा फैक्ट बता दिया। पता है, ट्रिगर फिश की एक और बड़ी खूबी होती है, और वो है उनकी शानदार मनूवेबिलिटी। वो अपने खास फिन से आगे और पीछे जाती हैं, और जरूरत पड़ने पर वो बहुत तेज रफ्तार से भी भागती हैं, शिकारी से बचने के लिए भी। और भागते समय ये एक तेज आवाज निकालकर बाकी मछलियों को भी खतरे के बारे में बता देती है। अमेजिंग सी बबल्स, मुझे नहीं पता था। उन्हें सब गुस्सैल क्यों कहते हैं? मुझे तो वो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी होती है पीवी। उन्हें गुस्सैल कहने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जब वो अपने अंडों की रखवाली करती हैं, तब वो किसी को भी माफ नहीं करती। पिकासोस और टाइटन ट्रिगर फिश दोनों ही अपने घोंसले के शिकारियों और घुसपैठियों से रक्षा करती हैं, और साथ ही स्विमर्स और स्कूबा डाइवर्स उनसे भी वो बची रहती हैं। उनका ये इलाका इनके घोंसले से समंदर की सतह तक फैला होता है, और जब वो ऊपर की तरफ जाती हैं, तो उनके इलाके में तैरने वाले स्विमर्स भी उससे दूर भागते हैं, और अगर कोई गलती से किसी के घोंसले के आसपास आ भी जाता है, तो वो उनसे बचने के लिए दूर भाग जाती हैं। ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगी। एक बात तो पक्की है, बुलीज में कई बड़े ही इंटरेस्टिंग सी क्रीचर्स रहते हैं। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है पीवी, इंटरेस्टिंग सी क्रीचर्स तो रहते ही हैं। लेकिन अब तुम फिर से अपने टर्बो फिन्स तैयार कर लो पीवी, क्योंकि हम जा रहे हैं एक और नई जगह पर, और वो जगह है बहामास। ओह ये चलिए, मैं तो तैयार हूँ डॉक्टर फिशबोन। चलो फिर चलते हैं पीवी, समंदर में और मजेदार एडवेंचर्स करते हैं। अहोय फिशमेट्स, आओ हम चलते हैं डॉक्टर फिशबोन और उनकी असिस्टेंट पीवी के साथ। जाएंगे वो 7 समंदर पार करने वाले हैं समुद्री जीवों की तलाश, ढूंढने नए नए जीवों को, और लिखेंगे अपने बेस्टियोपीडिया ओशन गाइड में उनके ब्यौरों को। क्या हमारी रिसर्च पूरी हो पाएगी डॉक्टर फिशबोन? मुझे लगता तो नहीं है पीवी, हमें अभी बहुत कुछ ढूंढना है, और हमारी जिंदगी बहुत ही छोटी है। कहते हैं ना पीवी, समंदर में मछलियों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना है। क्या हम वहाँ पहुँच गए डॉक्टर फिशबोन? पेशेंस पीवी। ओहो, एहैब की तरह सोचो। किसकी तरह? अभी हम कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर? आज हम कुछ ऐसे अंडर वाटर क्रीचर्स से मिलने जा रहे हैं जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर रहते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत। उस जगह का नाम है बहामास। अरे वाह, बहामास ये कहाँ पर है? बहामास में करीब 700 आइलैंड्स, केव्स और इजलेट्स हैं, और ये अटलांटिक ओशन में है, फ्लोरिडा के साउथ में और क्यूबा के नॉर्थ में है। पता है, बहामास समंदर में करीब 1,80,000 स्क्वायर माइल में फैला हुआ है। यहाँ तो आइस एज से ही काफी कोरल्स हो रहे हैं, और उसी की वजह से यहाँ सिर्फ 36 मीटर की गहराई में तुम्हें काफी सी कोरल्स मिल जाएंगे। है ना बहुत ही रोमांचक बात? लगता है वहाँ हमें अपने बेस्टियोपीडिया के लिए नए क्रीचर्स मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे तुम्हें। मुझे बहामास के बारे में और बताइए ना। हाँ बिल्कुल, बहामास के क्लाइमेट को ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट कहते हैं, इसीलिए बहामास में कभी बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। अगर तुम्हें गर्म बीचेस और खुली हुई धूप पसंद है, तो फिर इससे बेहतर कोई और जगह नहीं है। तभी तो बहामास में टूरिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जगह बहुत खूबसूरत है, और इन लहरों को देखकर मेरा फिश ब्रेन भी अब... जागो बच्ची, हमें अभी बहुत काम करना है। अब मैं क्या कह रहा था? हाँ, बहामास की बात कह रहा था। बहामास अपने खूबसूरत बीचेस, अंडर वाटर कोरल रीफ्स और कोव्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। चलो चलकर देखते हैं।
यहाँ हमें कौन कौन से अंडर वाटर बीस्टीज मिल सकते हैं डॉक्टर फिशबोन? यहाँ रहती हैं बटरफ्लाई फिश पीवी। हमें ढूंढना है बटरफ्लाई फिश को। ठीक है, लेकिन बटरफ्लाई फिश देखने में कैसी होती है डॉक्टर? ये ट्रॉपिकल मरीन फिश का एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है जिसमें करीब 129 स्पीशीज होती हैं। बटरफ्लाई फिश ज्यादातर अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशंस के रीफ पर मिलती हैं। वो दिखने में छोटी एंजल फिश जैसी होती हैं, लेकिन बटरफ्लाई फिश के गिल्स कवर्स पर एंजल फिश की तरह कांटे बिल्कुल नहीं होते। उनकी सबसे बड़ी स्पीशीज को लाइन्ड बटरफ्लाई और सैडल बटरफ्लाई फिश कहते हैं और वो करीब 12 इंच तक लंबी हो सकती है, जबकि बाकी की स्पीशीज 4.7 से 8.7 इंचेस की होती हैं। पता है, बटरफ्लाई फिश को ये नाम मिला है उनके चटक रंग और खूबसूरत पैटर्न्स की वजह से, जिनमें आमतौर पर ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लू, ऑरेंज और येलो के शेड्स होते हैं। रुको, अब मुझे एक दिख रही है, देखो वहाँ। हाँ, मुझे भी दिख गई है, कितनी अच्छी लग रही है। बटरफ्लाई फिश से जुड़े एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को मैं बताने जा रहा हूँ कि वो 59 फुट से भी कम गहरे पानी में रहती हैं, लेकिन उनकी कुछ स्पीशीज 500 फुट की गहराई तक चली जाती हैं। और हाँ, अब बटरफ्लाई फिश अपने एक खास होम रेंज में ही रहना पसंद करती हैं और बड़ी ही टेरिटोरियल रहती हैं। जोड़ा बनाकर वो कुछ खास कोरल हिट्स पर अपना कब्जा जमा लेती हैं। रात में बटरफ्लाई फिश उन रीफ्स की दरारों में छिप जाती हैं और उनका रंग भी थोड़ा सा बदल जाता है। फ्लाइंग फिश पिंस, बटरफ्लाई फिश कमाल की होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने पीवी। अपने रंग की वजह से वो काफी पॉपुलर एक्वेरियम फिश भी मानी जाती हैं। बटरफ्लाई फिश को पलाजिक स्पावनर भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पानी में तैरने वाले अंडे देती हैं, जो प्लैंकटन का हिस्सा बन जाते हैं और लहरों के साथ तब तक तैरते रहते हैं जब तक बच्चे बाहर नहीं आ जाते। कमाल की मछली है। बिल्कुल। बटरफ्लाई फिश कोरल, प्लॉप्स, एल्गी और जू प्लैंक्टन्स खाती हैं, जबकि उसकी कुछ स्पीशीज श्रिम्प और छोटे क्रस्टेशियंस खाती हैं। और इन बटरफ्लाई फिश को शार्क, मोरे ईल और रीफ की बड़ी मछलियाँ खाती हैं। वाह, क्या बात है, मुझे नहीं पता था। अच्छा, क्या बटरफ्लाई फिश अपने शिकारियों से बचने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करती हैं? बताइए तो। हाँ, बटरफ्लाई फिश रात में कोरल के बीच छिपकर सो जाती है, क्योंकि बहुत से शिकारी रात में ही शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। वेरी स्मार्ट। चलिए अब हम अगले सी एनिमल को ढूंढते हैं डॉक्टर। अब किसे ढूंढेंगे? ढूंढ रहा हूँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ नीचे, मुझे अब तलाश है पैरट फिश की। वो देखिए, वहाँ पर एक है शायद। सही पहचाना पीवी, वो ही है पैरट फिश। ये दुनिया भर के शैलो ट्रॉपिकल ओशंस में पाई जाती हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में ये सबसे ज्यादा मिलती हैं। पैरट फिश आमतौर पर कोरल रीफ्स, रॉकी कोस्ट्स, सी ग्रास बेड्स में ही रहती हैं और ये बायो इरोजन की बहुत बड़ी वजह होती हैं। बायो इरोजन क्या होता है डॉक्टर? ओह, बहुत ही अच्छा सवाल किया है तुमने पीवी। बायो इरोजन का मतलब है बायोलॉजिकल एजेंट्स द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट सबस्ट्रेट्स निकालना। जैसे कि कोरल्स अपने स्केलेटन्स के लिए कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और बदले में वो कोरल रीफ पर रहने वाले जीवों को खाना और रहने की जगह देते हैं। जब पैरट फिश जैसे जीव उन कोरल को खा जाते हैं तो वो डिग्रेड होता है और इससे नेचुरल साइकिल का बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ता है। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि समुद्री जीव एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। हाँ, होते हैं पीवी। हमारे समुद्रों की सतह के नीचे जो कुछ भी है वो सब उस साइकिल को बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर कुछ भी बदलता है या कोई किसी जीव को ज्यादा मात्रा में खा जाता है, तब उसका असर सीधे सीधे फूड चेन पर हो जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। वाव, आपका मतलब ये है कि एक छोटी सी मछली भी अगर बहुत ज्यादा भुक्कड़ है तो वो पूरे समंदर की इकोलॉजी बिगाड़ सकती है। मैंने सही कहा ना डॉक्टर? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। देखो, समंदर की सतह के ऊपर और नीचे जीवन का जो साइकिल चलता है उसका बैलेंस बड़ा ही डेलिकेट होता है और चाहे कोई भी स्पीशीज हो, असर सब पर होता है।
और बड़े हो या मामूली से इकोलॉजिकल शिफ्ट से भी कई जीव पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अच्छा, पैरट फिश कितनी बड़ी हो सकती है डॉक्टर? मैक्सिमम साइज में काफी फर्क होता है, लेकिन पैरट फिश की एवरेज लंबाई 12 से 20 इंच तक होती है और उनकी कुछ स्पीशीज 3 फुट तक की लंबी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। कमाल की बात तो ये है कि उनकी सबसे छोटी स्पीशीज ब्लू लिप पैरट फिश की लंबाई 5 इंच होती है। 5 इंच, समझ गई? फिश फूड। मुझे पैरट फिश के बारे में और बताइए ना डॉक्टर फिशबोन। बिल्कुल बताता हूँ पीवी। पैरट फिश को ये नाम मिला है उनके खास तरह के दांतों से। उनके जबड़े की एक्सटर्नल सरफेस पर कई दांत होते हैं, जिनकी वजह से वो तोते की चोंच जैसे नजर आते हैं और वो उसी से कोरल पर जमा एल्गी निकाल लेते हैं और उसी से हमारे समंदर में होता है बायो इरोजन। पता है, पैरट फिश के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं और जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक उनके दांत बढ़ते ही रहते हैं। फ्लाइंग फ्लाउंडर फ्लैपर्स। पैरट फिश वाकई बड़ी ही कमाल की फिश होती है। देखो, हर फिश की अलग अलग खूबी होती है और पैरट फिश की भी अपनी अलग खूबियां हैं। कुछ फीमेल पैरट फिश तो अपना जेंडर बदलकर कभी कभी मेल भी बन जाती हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो देखिए, एक और सी क्रीचर। वाह, तुम भी सीखने लगी हो। उसे काउ फिश कहते हैं। समंदर में भला गाय कहाँ से आ गई? मुझे इसके बारे में अच्छी तरह समझाइए डॉक्टर फिशबोन। हाँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो, काउ फिश एक स्क्वायर बॉनी फिश होती है और ये पफर फिश और फ्लाई फिश की करीबी रिश्तेदार होती हैं। इनके शरीर पर काफी स्केल होते हैं और ये अपने हेक्सागोनल या हनीकॉम्ब पैटर्न्स की वजह से पहचानी जाती हैं, इसलिए दूसरी मछलियों के मुकाबले काफी स्लो हैं। स्क्विडमेनिया। गाय तो काफी बड़ी होती है, क्या काउ फिश भी उनकी तरह लंबी चौड़ी होती है? नहीं पीवी, काउ फिश और जमीन पर रहने वाली गायों में बहुत फर्क है, कोई लेन देन नहीं है। काउ फिश ज्यादा से ज्यादा 20 इंच की होती हैं और एक्वेरियम में रहने वाली काउ फिश तो 16 इंच तक ही बढ़ पाती हैं। मैं उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। काउ फिश पानी में सिर्फ आगे और पीछे ही तैर सकती हैं, उसके अलावा वो पानी के बहाव पर निर्भर करता है और उसी के सहारे जिस तरफ जाना चाहती हैं चली जाती हैं। हमारी अंडर वाटर बीस्टियोपीडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है ना? हाँ, बिल्कुल। ओह, आप उस अजीब से सी क्रीचर को देख रहे हैं डॉक्टर फिशबोन? ओ हाँ, वो तो ब्लेनी है पीवी। लेनी? अब ये भला कौन सा जीव होता है? बहुत ही सुंदर दिख रहा है। वो है ही बड़ा समंदर वाला जीव पीवी। ब्लेनी ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन उनका शरीर ईल की तरह लंबा होता है और उनकी आंखें और मुंह काफी बड़े होते हैं। उनके ब्लंट हेड पर बड़े बड़े विस्कर्स होते हैं जिन्हें सीरी कहते हैं और उनका ज्यादा समय समंदर के तल पर ही बीतता है। वहाँ वो बिल्कुल अकेले रहते हैं और अक्सर रेत, रीफ और खाली मोलस्क शेल में घुसे रहते हैं। अगर वो इस तरह से रहते हैं तब तो उनके बारे में ज्यादा पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। आप मुझे ब्लेनीज के बारे में और क्या बता सकते हैं? हाँ, कुछ बातें और बता सकता हूँ मैं। ब्लेनी के विस्कर्स या सीरी का असली फंक्शन क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन कैरिबियन में ये मछलियाँ काफी लंबे डोर्सल फिन्स वाली होती हैं और फीमेल ब्लेनीज को आकर्षित करती रहती हैं हमेशा। अमेजिंग। बिल्कुल, इतना ही नहीं, समंदर के तल पर रहने वाली कई ब्लेनीज तैर भी नहीं सकती हैं। वो हमेशा तल पर ही पड़ी रहती हैं बड़े आराम से। वो तब तो वो बड़ी आसानी से शिकार बन जाती होंगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है पीवी। ब्लेनी जब समंदर में तैरती हैं तब वो बड़ी आसानी से स्ट्रिप्ड बास, ब्लू फिश और वीक फिश का शिकार बन जाती हैं, लेकिन तल पर उस तरह से पड़ी रहती हैं तो उन्हें ज्यादा खतरा नहीं रहता है और वहीं पड़े पड़े वो छोटे मॉलस्क और क्रस्टेशियंस को खाती रहती हैं। उसका पेट भी भर जाता है और वो कुछ नहीं खाती हैं, कुछ भी नहीं, इसी तरह पड़ी रहती हैं। ये तो सच में बहुत अच्छा तरीका है। मैं तुम्हें ब्लेनीज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। उनके मुंह में कर्व्ड कैनाइन दांत होते हैं जिनका इस्तेमाल वो अपनी हिफाजत और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के वक्त करती रहती हैं। कई बार बदनसीब डाइवर्स भी मछली का शिकार हो जाते हैं।
क्या बात है, मुझे नहीं पता था सच में। अगर मुझे कहीं भी सोई हुई ब्लेनी नजर आई तो मैं उनसे दूर ही रहूंगी, क्योंकि उनसे दूर रहने में ही भलाई है ना? डरने की कोई बात नहीं है पीवी। ब्लेनी बहुत कम ही नजर आती हैं क्योंकि वो अकेले और छिप कर रहती हैं, और हो सकता है वो तुम्हें छिछले पानी में किसी ऑयस्टर्स के खाली शेल में मिल जाए। ताज्जुब मत करना। वाह वाह, क्या बात है, मैं ये बात याद रखूंगी। वाकई बहामास में कई बड़े ही इंटरेस्टिंग सी क्रीचर्स रहते हैं डॉक्टर फिशबोन। हाँ, ये बात तो है पीवी, काफी इंटरेस्टिंग सी क्रीचर्स रहते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से तुम अपने टर्बो फिन्स तैयार कर लो पीवी, क्योंकि हमारा अगला मस्त डेस्टिनेशन है अकापुल्को। ओह ये भी, मैं वहाँ जल्दी से पहुँचना चाहती हूँ डॉक्टर फिशबोन। हाँ, तो फिर चलो चलते हैं पीवी। समंदर में एडवेंचर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। अहोय फिशमेट्स, आओ हम चलते हैं डॉक्टर फिशबोन और उनकी असिस्टेंट पीवी के साथ। जाएंगे वो 7 समंदर पार करने वाले हैं समुद्री जीवों की तलाश, ढूंढने नए नए जीवों को, और लिखेंगे अपने बेस्टियोपीडिया ओशन गाइड में उनके ब्योरों को। क्या आपको लगता है हम अपनी रिसर्च पूरी कर पाएंगे डॉक्टर? ओ शायद नहीं पीवी, मुझे आज शाम 7 बजे खूबसूरत मर्मेड से मिलने जाना है। उससे मिलना और तुम्हें ये सब बताना आसान काम नहीं है। समझ गए ना तुम, मेरी मजबूरी है। अभी और कितनी देर लगेगी डॉक्टर? पेशेंस पीवी, समंदर काफी बड़ा है और हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा फास्ट भी। हमें बहुत दूर तक जाना है। हम कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर? आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जा रहे हैं जहां एक से खूबसूरत अंडर वाटर क्रीचर्स रहते हैं। उस जगह का नाम है अकापुल्को। अकापुल्को? ये कहाँ है? अकापुल्को मैक्सिको के पैसिफिक कोस्ट पर एक बहुत ही मशहूर बीच रिसोर्ट है। उसके चारों तरफ है सेरा मैड्रा डेल सुर पहाड़, और वो एक बड़ी ही गहरी खाड़ी में बसा है जो सेमी सर्कुलर है और मैक्सिको के शुरुआती कॉलोनियल दिनों से ही एक बहुत बड़ा पोर्ट रहा है। अकापुल्को मैक्सिको के सबसे पुराने और बड़े बीच रिसोर्ट सिटीज में से एक माना जाता है। हमारी बेस्टियोपीडिया के लिए वहाँ कई बड़े शानदार नए क्रीचर्स मिल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे अकापुल्को के बारे में और बताइए ना डॉक्टर। हो, मुझे लगा था कि तुम नहीं पूछोगी। अकापुल्को का मतलब होता है वो जगह जहाँ रीड्स को नष्ट किया जाता है या जहाँ वो बहकर आते हैं। इस शहर के मुहर पर भी टूटी रीड्स बनी है। 1920 में प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ आए थे और उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई थी। वापस जाकर उन्होंने इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया था, तो अकापुल्को उस जमाने में अमीर लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था। इस शहर के ज्यादातर ओरिजिनल होटल और ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए थे एल्बर्ट बी पुलन नाम के एक टेक्सास के बिजनेसमैन ने। फिर 1950s में फ्रैंक सिनाट्रा, एलिजाबेथ टेलर और ब्रिजिट बार्डेट जैसी सेलिब्रिटीज यहाँ आई तो ये जगह और भी मशहूर हो गई। 60s में अकापुल्को की पॉपुलेशन करीब 50,000 की थी, लेकिन 70s में अकापुल्को के पोर्ट का काफी एक्सपेंशन हो गया। उसके बाद तो इस शहर में जुर्म भी काफी बढ़ता चला गया और मैक्सिकन सिटीज में उन गिरोहों के बीच मारकाट होने लगी। उसके बावजूद अकापुल्को दुनिया भर के लोगों के लिए छुट्टी मनाने का एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन बना रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ आते रहते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। परफेक्ट वेदर, बड़ी बड़ी लहरें और एल्विस। नहीं, बात ये नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये एक एंटरटेनमेंट हब है। अकापुल्को खूबसूरत बीचेस, अंडर वाटर कोरल रीफ्स और कोव्स के लिए बहुत ही फेमस जगह है। चलो हम भी जाकर देखते हैं। यहाँ हम किन अंडर वाटर बीस्टीज की तलाश करने वाले हैं डॉक्टर फिशबोन? एक ट्रम्पेट फिश की पीवी। हमें सबसे पहले ढूंढना है ट्रम्पेट फिश को। ठीक है, लेकिन ट्रम्पेट फिश दिखती कैसी है डॉक? ट्रम्पेट फिश का शरीर काफी लंबा होता है और उसका मुंह ऊपर उठा होता है। वो हमेशा वर्टिकली तैरती हैं ताकि आसपास के खड़े कोरल जैसे कि सी रॉड्स, सी पेन्स और पाइप स्पॉन्जेस के बीच ब्लेंड हो जाए। वो मछली आमतौर पर फ्लोरिडा के ब्राजील तक वेस्टर्न अटलांटिक ओशन के ट्रॉपिकल समंदर में मिलती हैं, खासकर कैरिबियन और गल्फ ऑफ मैक्सिको में। वो देखिए, शायद वही है। हाँ, वही है पीवी। जानती हो
ट्रम्पेट फिश की एक बहुत ही बड़ी खूबी ये होती है कि वो खुद को माहौल के मुताबिक छिपा लेती हैं। वो दूसरी मछलियों के अलाइनमेंट में तैरती रहती हैं। ट्रम्पेट फिश दूसरी छोटी मछलियों को खाती हैं और वो बड़े ही आसानी से उन्हें अपने खुले मुंह में खींचकर खा लेती हैं। सुपर स्नैपर सरप्राइज! तब तो उन मछलियों को पता भी नहीं लगता होगा, बड़ी खतरनाक मछली है। ट्रम्पेट फिश का रंग डार्क ब्राउन से ग्रीन तक होता है और कुछ येलो भी हो जाता है, मगर उन सभी के जबड़े के पास एक काली धारी होती है और उनके टेल फिन्स के नीचे 2 डार्क स्पॉट्स भी होते हैं। वाह, कमाल की मछली है। हाँ बिल्कुल। और पता है, ट्रम्पेट फिश बहुत धीरे धीरे तैरती हैं और अपने शिकार पर छिपकर वार कर देती है और कई बार तो वो हिलती भी नहीं है, लहरों के साथ बहती जाती हैं, जैसे पानी में कोई डंडा बह रहा हो और फिर अचानक ही वो अपने शिकार पर हमला करती हैं। कमाल है डॉक्टर, अच्छा किया जो आपने बता दिया। क्या ट्रम्पेट फिश का कोई शिकार भी होता है? क्या उन्हें भी किसी शिकारी के छिपकर हमला करने का डर होता है? हर जीव को शिकारियों से तो सावधान रहना ही पड़ता है पीवी। जहाँ तक ट्रम्पेट फिश की बात है तो वो येलो फिन्स ग्रुपर और डॉग स्नैपर से बचती रहती हैं और उनमें से किसी से भी टकराना बड़ी मुसीबत की बात बन सकती है किसी के लिए। चलिए अब हम अगले सी एनिमल को देखते हैं डॉक्टर फिशबोन। अब किसे ढूंढना है? वो कई हाथों वाला एक जीव है, इसलिए जरा सावधान रहना। हम देखने वाले हैं ऑक्टोपस को। वो देखिए, मुझे एक ऑक्टोपस दिखा। नाइस पीवी। ऑक्टोपस समंदर का सबसे अनोखा जीव होता है। उसके जैसा कोई और जीव नहीं होता। उसका शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है और 8 हाथों वाले उस मोलस्क की 2 आंखें, एक चोंच और उसके हाथों के बीच में मुंह होता है। आप किसी एलियन की बात तो नहीं कर रहे हैं ना डॉक्टर फिशबोन? ऑलमोस्ट। ऑक्टोपस अपने शरीर को कभी भी ऑल्टर कर सकता है और पतली सी पतली दरार में भी घुस सकता है। सुपर शेप शिफ्टर। मुझे ऑक्टोपस के बारे में और बताइए ना डॉक्टर। हाँ बताता हूँ तुम्हें पीवी। ऑक्टोपस तैरने के लिए अपने 8 लंबे हाथों को पीछे धकेलता है। लोग उसके हाथों को टेंटिकल्स कहते हैं, लेकिन असल में वो उसके हाथ होते हैं, टेंटिकल्स नहीं। उनका नर्वस सिस्टम बड़ा कमाल का होता है, नजरें बहुत ही तेज होती हैं और व्यवहार में बहुत ही वो डाइवर्स माने जाते हैं, बड़े कमाल के। ऑक्टोपस तो बड़े अनोखे जीव होते हैं। वो क्या खाते हैं डॉक्टर? गुड क्वेश्चन पीवी। करीब करीब सारे ही ऑक्टोपस शिकारी होते हैं। नीचे तल पर रहने वाले ऑक्टोपसेस वर्म्स, क्रस्टेशियंस और क्लैम्स जैसे दूसरे मोलस्क को खाते हैं, जबकि खुले समंदर में रहने वाले ऑक्टोपस प्रॉन्स और फिश खाते हैं। वो मून स्नेल्स और रॉक स्कैलप्स जैसे जीवों को नहीं खाते क्योंकि वो चट्टानों से छिपके रहते हैं हमेशा। वाव, उनकी उम्र कितनी होती है? एक ऑक्टोपस आमतौर पर कितने साल जिंदा रह सकता है? उनकी उम्र बहुत छोटी होती है। कुछ स्पीशीज तो सिर्फ 6 महीने तक ही जिंदा रहती हैं। बड़े ऑक्टोपस जैसे कि जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस की उम्र 5 साल तक की होती है। उनकी जिंदगी उनके रिप्रोडक्शन तक ही रहती है। मेल ऑक्टोपस मेटिंग के कुछ महीने बाद ही मर जाते हैं, जबकि फीमेल्स की मौत उनके अंडे फूटने के बाद होती है। यही है प्रकृति का नियम। ब्लू फिश बम। आपका मतलब है कि ऑक्टोपस के बच्चे अपने मम्मी पापा से कभी नहीं मिल पाते हैं? नहीं, लेकिन इसमें अफसोस की कोई बात नहीं है पीवी, क्योंकि उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए ऑक्टोपस अपनी मम्मी या पापा के बिना भी बहुत खुश रहते हैं। क्राउलिंग किंग क्रैब। मुझे ऑक्टोपस के बारे में और बताइए डॉक्टर फिशबोन। हाँ ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो पीवी, क्योंकि मैं साइंस की बात करने जा रहा हूँ। ऑक्टोपस दुनिया के हर समंदर में मिलते हैं और उनकी अलग अलग स्पीशीज अपने माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेती हैं। वो शैलो टाइड पूल्स के साथ कोरल रीफ्स, उफलते तूफान और सी ग्रास बेड से लेकर ठंडे खुले समंदर तक में रहती हैं। और ऑक्टोपस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जिस माहौल में रहते हैं
उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन ऑक्टोपस कभी नदी या झील में नहीं रहते। हे, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। बहुत बढ़िया। उसके इतने सारे हाथ होते हैं, तब तो ऑक्टोपस बहुत तेज भागता होगा। ऐसा नहीं है पीवी। ऑक्टोपस आमतौर पर अपने सर के बल बहुत धीरे धीरे रेंगते या तैरते हैं। जब तेज भागना होता है तब वो जेट प्रपल्शन या बैकवर्ड स्विमिंग करते हैं। जब कोई जल्दबाजी नहीं होती तब वो अपने हाथों के सहारे बड़े आराम से रेंगते रहते हैं, मगर तब उनकी हार्ट रेट दुगनी हो जाती है और ऑक्टोपस को हल्की कसरत के बाद भी 10 से 15 मिनट आराम तो करना पड़ता है। क्या बात है। अरे वाह, उस जीव को देखिए। कमाल का जीव है ना। उसे ब्लू टैंक कहते हैं। क्या बात है। अब मुझे आप जल्दी से ब्लू टैंक के बारे में बताइए डॉक्टर फिशबोन। ब्लू टैंक को ऑफिशियली पैराकैंथेरस हेपेटस कहते हैं। उनका शरीर रॉयल ब्लू रंग का होता है, पूंछ येलो होती है और उसके ऊपर ब्लैक पैलेट डिजाइन होता है। वो पैनकेक की तरह फ्लैट होती है। उसकी बॉडी सर्कुलर होती है और नाक पॉइंटेड होता है। उसके शरीर पर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं और ब्लू टैंक दुनिया भर में एक सबसे पॉपुलर एक्वेरियम फिश है। वाह, क्या बात है। अच्छा, ब्लू टैंक क्या खाती है डॉक्टर, बताइए। छोटी टैंक तो सिर्फ प्लैंकटन ही खाती हैं, लेकिन बड़ी टैंक ज्यादातर एल्गी खाती हैं। वो कोरल की सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वो एल्गी खा जाती हैं। अगर वो एल्गी नहीं खाएं तो उसकी वजह से कोरल की मौत हो सकती है। और तुम्हें पता है, ब्लू टैंक तो पॉप कल्चर में भी शामिल हो चुकी हैं। वो डिज्नी की फिल्म फाइंडिंग नेमो में थी और डोरी में भी थी। वाह वाह, हमारी अंडर वाटर बीस्टियोपीडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर। हाँ, बिल्कुल। आप उस खूबसूरत सी क्रीचर को देख रहे हैं डॉक्टर फिशबोन। हाँ, वो एक ईगल रे है पीवी। अरे वाह, बहुत सुंदर है। ईगल रे एक बड़ी स्पीशीज हैं जो खुले समंदर में रहती हैं। वो मॉलस्क और क्रस्टेशियंस खाती हैं और बड़ी आसानी से उनके शेल्स को अपने खास तरह के दांतों से तोड़ देती हैं। लंबी पूंछ और छरछरे शरीर वाली ईगल रे बहुत अच्छी स्विमर है। मुझे तो ईगल रे बहुत अच्छी लगी। मुझे उनके बारे में और बताइए ना। बताता हूँ पीवी। ईगल रे एक बार में करीब 6 बच्चे को जन्म देती हैं और वो बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और कई बच्चे तो 29 फीट तक लंबे हो जाते हैं। 29 फीट। अमेजिंग। बिल्कुल। ईगल रे आमतौर पर रेतीले बीचेस और छिछले पानी में रहती हैं, जहां पानी के बाहर निकले उनके 2 विंग्स को देखकर लगता है कि 2 शार्क्स एक साथ तैर रही हैं। ओहो, क्या ईगल रे सबके साथ मिलके रहती है या उन्हें अकेले रहना पसंद होता है डॉक्टर? स्पॉटेड ईगल रे सबके साथ मिलकर रहती हैं और वो अक्सर एक ग्रुप में नजर आती हैं, लेकिन वो बड़ी शर्मीली भी होती हैं और इंसानों से दूर भागती हैं, बहुत दूर। वाह, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। ईगल रे से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनकी पूंछ, खासकर बैट ईगल रे की पूंछ काफी लंबी होती है और एक कोड़े जैसी लगती है। उसमें डंक भी होता है, इसीलिए उनसे दूर रहना ही समझदारी की बात हो सकती है पीवी। मैं तो कभी उनकी डंक वाली पूंछ के करीब भी नहीं जाने वाली। मैं तो दूर ही रहूंगी डॉक्टर, वही सेफ रहेगा ना। अच्छा करोगी पीवी, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि दुनिया भर में ईगल रे की आबादी लगातार कम होती जा रही है। इसीलिए अब इस बात का ध्यान रखना होगा कि कंजर्वेशन के सही तरीके अपनाए जाएं और लगातार घट रही ईगल रे की आबादी को बचाया जाए। कहते भी है ना कि अगर पहले ही खतरे का अंदाजा हो जाए तो उससे निपटने की तैयारी करना बहुत ही अच्छा उपाय होता है। अब हम कौन से अंडर वाटर बीस्टीज को देखने वाले हैं डॉक्टर फिशबोन? मैं डॉल्फिन को ढूंढ रहा हूँ पीवी। हमें डॉल्फिन को ढूंढना है। ठीक है, लेकिन डॉल्फिन दिखती कैसी है डॉक? डॉल्फिन का शरीर लंबा और छरहरा होता है और उसके हाथ जैसे 2 फ्लिपर्स होते हैं। उनके दांत कॉनिकल शेप के होते हैं और उनके कान बहुत ही तेज होते हैं, जिनसे वो पानी और हवा दोनों में सुन सकती हैं।
डॉल्फिन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए डिस्टिंक्टिव क्लिक्स और विसल्स की सीरीज का इस्तेमाल करती हैं और वो सांस लेने के लिए अपने सिर के ऊपर मौजूद ब्लो होल का इस्तेमाल करती हैं। हाँ रुको, वो मुझे एक दिख रही हैं वहाँ। डॉल्फिन से जुड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि न सिर्फ उनके कान और उनकी सुनने और देखने की शक्ति ही काफी तेज होती हैं, बल्कि वो एको लोकेशन के जरिए वो सब पता कर सकती हैं। एको लोकेशन ये क्या होता है? एको लोकेशन उसे कहते हैं जब किसी चीज से टकराकर आवाज वापस आती है। और एक जरूरी बात जान लो, डॉल्फिन्स और चमगादड़ इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये मछली तो कमाल की है। नहीं, मछली नहीं पीवी, वो मैमल्स होते हैं और बड़े ही खूबसूरत भी होते हैं। अपनी क्लिक्स और विसल्स की मदद से डॉल्फिन्स आपस में तो बात करती ही हैं, वो एक दूसरे को छूकर या पोस्चरिंग से बात करती हैं। एल्जिटास्टिक, मुझे ये बात नहीं पता थी। क्या डॉल्फिन समझदार भी होती है? हाँ, बहुत ज्यादा पीवी। डॉल्फिन्स को उनकी हरकतों, उनकी सोशल एबिलिटी, टास्किंग और उनके प्लेफुल एटीट्यूड की वजह से बड़ी ही इंटेलिजेंट जीव माना जाता है, इसीलिए वो काफी पॉपुलर भी हैं। चलिए अब हम अगले सी एनिमल को देखते हैं डॉक्टर फिशबोन। ओह, आप उस अजीब से सी क्रीचर को देख रहे हैं डॉक्टर? हाँ, वो तो लॉबस्टर है। कितना कमाल का है। बिल्कुल, लॉबस्टर का शरीर काफी लंबा होता है और उनकी पूंछ काफी मस्कुलर होती है। वो समंदर के तल पर दरारों में रहते हैं। उनके 5 जोड़ी पैर होते हैं, जिनमें से 3 जोड़ी पैरों में क्लाव्स होते हैं और इंसान उन्हें बड़े चाव से खाते हैं। आज भी कोस्टल एरियाज में उन्हें बड़ी ही प्रॉफिटेबल कमोडिटी माना जाता है। तब तो बेचारे लॉबस्टर की जिंदगी बहुत मुश्किल होती होगी ना? सब उन्हें पकड़कर खाना चाहते होंगे, मगर वो खुद क्या खाते हैं? लॉबस्टर्स आमतौर पर क्लैम्स, मसल्स, स्टारफिश, स्मॉल फिश और कभी कभी दूसरे लॉबस्टर्स को भी खा जाते हैं। लॉबस्टर्स को दांत भी होते हैं, मगर उनके मुंह में नहीं, पेट में। वो अपने खाने को पेट में चबाते हैं, जहां उनके 3 मोलर होते हैं, यानी कि मोलर दांत। Fantastic! हाँ, लॉबस्टर्स की लंबाई भी 10 से 20 इंच तक होती है और वो धीरे धीरे समंदर के तल पर रेंगते रहते हैं। लेकिन जब जान मुसीबत में हो तब वो पीछे की तरफ बहुत तेजी से भागते हैं और तब वो अपने पेट को मोदते हैं और सीधा करते हैं। वो क्या लॉबस्टर को इंसान हमेशा बड़े चाव से खाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में लॉबस्टर्स को मिड 19th सेंचुरी तक इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, क्योंकि तब तक एलिट न्यूयॉर्कर्स और बोस्टनियंस को उनका स्वाद नहीं मिला था। बाद में लॉबस्टर स्मैक के इन्वेंशन के बाद कमर्शियल लॉबस्टर फिशरीज बहुत ज्यादा खुल गई थीं और लॉबस्टर्स पकड़ने के लिए कस्टम मेड बोट बनाए जाने लगे थे। कोशिश की जाती थी कि वो ट्रांसपोर्ट करते समय जिंदा रहें। उसके पहले लॉबस्टर्स को गरीबों के खाने की चीज माना जाता था और लोग उन्हें अपने नौकरों और समाज के गरीब तबके के लोगों को खिलाया करते थे। वक्त कितना बदल गया है। क्या बात है डॉक्टर, ये तो बहुत अहम बात बताई आपने। और हाँ, लॉबस्टर्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो रॉकी, सैंडी और मडी बॉटम्स की दरारों में अकेले ही रहते हैं, चाहे वो समंदर के किनारे हो या कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। ये तो और भी कमाल की बात है। क्या लॉबस्टर्स अच्छी तरह से देख पाते हैं डॉक्टर? बताइए ना। देखो, वो समंदर के तल पर गंदे पानी में रहते हैं, इसीलिए लॉबस्टर्स अपने एंटीना का इस्तेमाल सेंसर्स की तरह करते हैं, जो उनकी आँखों से बेहतर काम करते हैं और उन्हें कुछ दिखने में परेशानी नहीं होती, मगर वो अपने सुपीरियर सेंसेस का पूरा इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। इस बात में कोई शक नहीं कि एकापुल्को में कई बड़े ही इंटरेस्टिंग सी क्रीचर्स रहते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है पीवी, कई इंटरेस्टिंग सी क्रीचर्स हैं। लेकिन अब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओ पीवी, क्योंकि अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है जो बहुत ही खूबसूरत है, वो है ब्राजील। ओह वुहू, मैं जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहती हूँ डॉक्टर। तो
चलो फिर हम चलते हैं पीवी। अभी हमें कई और एडवेंचर्स भी करने हैं। अहोय फिशमेट्स, आओ हम चलते हैं डॉक्टर फिशबोन और उनकी असिस्टेंट पीवी के साथ। जाएंगे वो 7 समंदर पार करने वाले हैं समुद्री जीवों की तलाश, ढूंढने नए नए जीवों को और लिखेंगे अपने बेस्टियोपीडिया ओशन गाइड में उनके ब्यौरों को। क्या आपको लगता है हमारी रिसर्च पूरी हो जाएगी डॉक्टर फिशबोन? शायद नहीं पीवी। अब मैं लाखों सी क्रीचर्स और प्लांट स्पीशीज को कैटलॉग कर चुका हूँ, मगर रोज कोई और नया मिल ही जाता है। वो कहते हैं ना पीवी कि समंदर में मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, उनकी बिल्कुल कमी नहीं है।